बात 151 पर होनी थी। ये कहा कि न्यायालय विनिश्चित करेगा कि कब प्रश्न पूछा जाए और साक्षी को उत्तर देने के लिए कब विवश किया जाए। ये बात विवादित तथ्यों या सुसंगत तथ्यों के संबंध में नहीं है, क्योंकि विवादित तथ्यों और सुसंगत तथ्यों के संबंध में न्यायालय को, ठीक है, ये हक तो है कि वो ये डिसाइड करे कि प्रश्न सुसंगत नहीं है, लेकिन ये हक नहीं है कि एक बार ये डिसाइड कर दे कि प्रश्न सुसंगत है और उसके बाद साक्षी को उत्तर देने से मुक्त कर दे। यह हक किसी को नहीं है। यू मे डिसाइड कि क्वेश्चन इज रिलीवेंट और नॉट, लिखा है पुराना जो भारतीय साक्ष्य अधिनियम धारा 136 और नए में शायद 140 है, ठीक है, जो ये कहती है कि न्यायाधीश ग्राह्यता इसको डिसाइड करेगा। ठीक है, 140 तो नहीं है, लेकिन 141 ये हक दे रही कि ग्राह्यता तो आप सुनिश्चित कर सकते हैं, लेकिन एक बार ग्राह्य ये डिसाइड हो गया तो उसके बाद उत्तर देने से किसी भी साक्षी को मुक्त नहीं किया जा सकता। प्रश्न अगर विवादित तथ्यों से संबंधित है तो साक्षी को उत्तर देने के लिए विवश ये किया ही जाएगा, फिर तो उसके सामने विवशता होगी, उत्तर तो देना ही होगा। कानून सबसे बड़ा है। आप लोगों को गलतफहमी रहती है न्यायालय सबसे बड़ा है, कतई नहीं, किसी सूरत नहीं। कानून सबसे बड़ा है और वो कहता है कि ना विवादित तथ्य या सुसंगत तथ्य इनके संबंध में तो उत्तर देने को साक्षी को विवश किया जाएगा। यहां तक कि अगर प्रतिपरीक्षा इसमें जो प्रश्न विधिपूर्ण समझे गए हैं उन प्रश्नों के साथ अगर कोई प्रश्न ऐसा हो गया जो विवादित तथ्यों या सुसंगत तथ्यों से संबंधित है तो उसका उत्तर देने के लिए भी साक्षी को विवश किया जाएगा। और न्यायालय गलत भी डिसाइड कर सकता है कि अमुक प्रश्न सुसंगत नहीं है। न्यायालय से मतलब विचारण न्यायालय, जो प्रश्न साक्षी से किया गया इनफैक्ट वो सुसंगत है, लेकिन विचारण न्यायाधीश महोदय का ऐसा मानना है कि वो सुसंगत नहीं है, तो फिर जो प्रक्रिया अपनाई जाएगी वो ये अपनाई जाएगी कि प्रश्न लिखा जाएगा और उत्तर इसमें यह लिखाया जाएगा कि चूंकि प्रश्न सुसंगत तथ्य से संबंधित नहीं है इसलिए साक्षी को उत्तर देने की आवश्यकता नहीं है, अपनी मर्जी से देना चाहे तो दे। और फिर विचारण न्यायाधीश महोदय का ये जो ऑब्जर्वेशन है ये अपीलेट कोर्ट्स के द्वारा तय किया जाएगा, क्योंकि बात विचारण न्यायाधीश पर नहीं रुकेगी, मामला सुप्रीम कोर्ट तक जाएगा कि रिलीवेंट था या नहीं, क्योंकि न्यायालय से अभिप्रेत विचारण न्यायालय से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक है। इंडियन एविडेंस एक्ट ये कहता है कि जो सुसंगति और ग्राह्यता है ये न्यायालय द्वारा विनिश्चित की जाएगी। ठीक है, 141 कहता है कि ग्राह्यता न्यायालय सुनिश्चित कर सकेगा, और जब 141 को अंदर पढ़ते हैं तो सुसंगत, ठीक है, प्रश्न की सुसंगति के संबंध में जानकारी करने के उपरांत वह प्रश्न की ग्राह्यता को सुनिश्चित कर सकता है, विनिश्चित कर सकता है। तो न्यायालय शब्द का प्रयोग है, विचारण या उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय शब्द का प्रयोग नहीं है। इसका मतलब यह निकला कि प्रश्न तो लिखा जाएगा,
ताकि यह तय हो सके कि प्रश्न पूछा गया था और विचाराधीन न्यायाधीश महोदय का मत यह था कि वो सुसंगत नहीं है। हाँ, प्रतिपरीक्षा ये जब चलेगी तब साक्षी को प्रतिपरीक्षा में पूछे गए प्रश्नों का उत्तर देने के संबंध में, ठीक है, विवश ये नहीं करेंगे। ठीक है, वो अपनी मर्जी से उत्तर अगर नहीं देगा तो आप ये उद्धारित कर सकेंगे कि अगर उत्तर दिया जाता तो साक्षी के खिलाफ होता। इस प्रकार की अवधारणा करके भी काम चलाया जा सकता है। और अगर साक्षी की विश्वसनीयता, इसे धक्का लगाने के लिए यह प्रश्न किया गया है ताकि साक्षी की विश्वसनीयता को धक्का लगे और वह न्यायालय की राय में अविश्वसनीय बन जाए और उसके साक्ष्य को न्यायालय विश्वसनीय न माने। इस दृष्टिकोण से उससे प्रश्न किया गया, क्योंकि ऐसे प्रश्न उससे किए जा सकते हैं। ये सेक्शन 149 कह रहा है कि प्रतिपरीक्षा में कौन से प्रश्न पूछना विधिपूर्ण होगा, तो उसमें कहता है वो, ठीक है, ऐसे प्रश्न करना साक्षी से विधिपूर्ण होगा गाखंड में जो उसके शील को दोष लगाकर उसकी विश्वसनीयता को धक्का पहुंचाने की प्रवृत्ति ये रखते हैं। ठीक है ना। तो इन प्रश्नों का, ठीक है, उत्तर देने के लिए साक्षी को सामान्य तौर पर विवश नहीं किया जाएगा, लेकिन कभी कभी विवश यह भी किया जा सकता है। तो 151 ये बता रहा है कि किन परिस्थितियों में विवश किया जाएगा और किन परिस्थितियों में विवश नहीं किया जाएगा। कहता न्यायालय विनिश्चित करेगा कि कब प्रश्न पूछा जाएगा और साक्षी को उत्तर देने के लिए विवश किया जाएगा। न्यायालय विनिश्चित करेगा कि प्रतिपरीक्षा में ऐसा प्रश्न जो साक्षी की विश्वसनीयता को धक्का लगाने की प्रवृत्ति रखते हैं, उन्हें कब पूछा जाएगा और कब उनका उत्तर देने के लिए साक्षी को विवश यह भी किया जाएगा। तो जब सेक्शन 151 हम लोग पढ़ेंगे तो कहता है यदि ऐसा कोई प्रश्न, ऐसा यानी, ठीक है, जैसा बताया जा रहा है कि यदि ऐसा कोई प्रश्न ऐसी बात से संबंधित है जो उस वाद या कार्यवाही से वहां तक के सिवाय, जहां तक कि वह साक्षी के शील को दोष लगाकर उसकी विश्वसनीयता पर प्रभाव डालती है, सुसंगत नहीं है, तो न्यायालय विनिश्चित करेगा कि साक्षी को उत्तर देने के लिए विवश किया जाए या नहीं। और यदि वह ठीक समझे तो साक्षी को सचेत कर सकेगा कि वह उत्तर देने को आबद्ध नहीं है। यहां से भी एक बात तो निकल ही रही कि अगर प्रश्न सुसंगत तथ्यों से संबंधित है तो न्यायालय को कोई विकल्प यह प्राप्त नहीं है। ठीक है, वो कह रहा है कि केवल विश्वसनीयता पर प्रभाव डालती है। प्रश्न ऐसा है, प्रश्न ऐसी बातों से संबंधित है जो उसकी विश्वसनीयता पर प्रभाव डालती हैं, ठीक है, लेकिन सुसंगत नहीं है, यानी उस प्रश्न का संबंध सुसंगत तथ्यों से नहीं है। केवल और केवल प्रश्न के उत्तर में जो जानकारी आने की संभावना है वो जानकारी साक्षी की विश्वसनीयता, क्रेडिबिलिटी, इसी पर असर डालेगी। ठीक है, तो न्यायालय विनिश्चित करेगा। तो ऐसी दशा में न्यायालय को यह तय करने का हक दिया गया है कि साक्षी को उत्तर देने के लिए विवश किया जाए या ना, ठीक है, या न किया जाए। यानी दोनों ताकतें न्यायालय के पास होंगी और न्यायालय यह भी तय कर सकता है कि वो अपनी मर्जी से उत्तर देना चाहे तो दे, यानी हम विवश नहीं करेंगे, ठीक है, लेकिन अगर अपनी मर्जी से उत्तर देना चाहता है तो दे, ठीक है। और मर्जी से उत्तर देने के संबंध में भी वो सचेत कर सकता है कि वो आबद्ध नहीं है, चाहे तो उत्तर दे और चाहे तो न दे। लेकिन न्यायालय यह भी तय कर सकता है कि इस प्रश्न के उत्तर को देने के लिए साक्षी को विवश यह भी किया जाए, ठीक है। इससे न्यायालय की परिस्थिति कोई खुदा की नहीं हो जाती,
आप लोगों की सबसे बड़ी दिक्कत ही है कि जैसे न्यायालय को कोई हक मिलता है या कोई अधिकार दिया जाता है विचारण के दौरान, तो आप ऐसा मानना प्रारंभ कर देते हैं कि मानो न्यायालय न हुए भगवान विष्णु हो गए। भगवान विष्णु तो केवल कानून है, क्योंकि न्यायालय को भी वही हक मिलेगा जो कानून देगा। इसके अलावा न्यायालय को भी कोई हक नहीं है। हां, जो हक कानून देता है वो न्यायालय को सामान्यतः इसलिए दिए जाते हैं क्योंकि न्यायालय उन पक्षकारों से अलग है जिन पक्षकारों के संबंध में न्याय निर्णय होना है। वो उस न्याय निर्णय का पक्षकार नहीं है, इसलिए उम्मीद यह की जाती है कि वो सत्य के अन्वेषण के लिए कानून की ताकत का उपयोग सम्यक प्रकार से करेगा। इसलिए विभिन्न कानूनों में ताकतें न्यायालय को दी जाती हैं, लेकिन सर्वोच्च कानून है, क्योंकि शक्ति प्रदाता ये न्यायालय नहीं है, शक्ति प्रदाता तो कानून ही है। इसलिए सर्वोच्च कानून है। कानून ये ताकत, ये हक न्यायालय को देता है कि विश्वसनीयता साक्षी की इसके शील को धक्का लगाकर अगर उसकी विश्वसनीयता इसे नुकसान पहुंचाने के लिए कोई सवाल किया जा रहा है, तो न्यायालय दोनों बातें विनिश्चित कर सकता है कि उत्तर देने के लिए विवश साक्षी को करें ये भी, और उत्तर देने के लिए विवश न करें ये भी। और यहां तक कि अगर साक्षी स्वयं उत्तर देने को उद्यत हो तो वो सचेत भी कर सके कि आप उत्तर देने के लिए बाध्य नहीं है। क्यों? साक्षी सामान्य जनता का व्यक्ति होता है और सामान्य जनता न्यायालय के वातावरण की औपचारिकताओं से डरती है। उसे ऐसा लगता है कि साक्षी के बतौर जब हम न्यायालय में उपस्थित है तो जो कुछ हमसे पूछा जा रहा है सब हमें बताना है, ये इंप्रेशन होता है उसके दिमाग पर। तो इसलिए अगर वो कुछ न बताने के लिए अधिकार युक्त है कानून की तरफ से, तो उसे ये जानकारी देना पीठासीन अधिकारी का कर्तव्य है कि वह अमुक जानकारी देने के लिए कर्तव्यबद्ध नहीं है। अगर ये रिलैक्सेशन कानून की ओर से दिया गया है तो इस रिलैक्सेशन की जानकारी उस तक जानी चाहिए, और इस रिलैक्सेशन की जानकारी साक्षी तक जाने का जो सबसे अच्छा माध्यम हो सकता है वो कानून के द्वारा न्यायालय को सशक्त किया जाना यही हो सकता है। इसलिए यहां ये शब्द लिखे हैं। अब न्यायालय से उम्मीद यह की जाती है कि न्यायालय वही करेगा जो किया जाना उचित होगा, और न्यायालय वो कतई नहीं करेगा जिसे किया जाना अनुचित होगा। तो अगर ये ताकत मिली न्यायालय को कि न्यायालय साक्षी के शील को धक्का लगाकर उसकी विश्वसनीयता को चोट पहुंचाने वाले जो सवाल हैं उनका भी साक्षी को उत्तर देने के लिए विवश करे, तो इसका मतलब यह हुआ कि इस विवशता को उत्पन्न करने की जो ताकत है न्यायालय की, उसका न्यायालय को समुचित अवसरों पर उपयोग करना चाहिए और अनुचित अवसरों पर उनका उपयोग नहीं करना चाहिए। तो अब एक तरीका तो यह हो सकता है कि हम न्यायालय के मार्गदर्शन के लिए कोई सिद्धांत दिए बिना कानून में न्यायालय को इस बात का ब्लैंक चेक दे दें कि वो जिस भी प्रश्न का संबंध साक्षी के शील को धक्का लगाकर उसकी विश्वसनीयता इसे चोट पहुंचाने की प्रवृत्ति वाला हो, उसके संबंध में वो स्वयं अपने विवेक के अधिकार से ये तय कर ले कि साक्षी को उत्तर देने के लिए विवश करें या न करें। और एक तरीका यह भी हो सकता है कि स्वयं न्यायालय के मार्गदर्शन के लिए कानून में ही कुछ सिद्धांत
रख दिए जाएं, ताकि न्यायालय इस प्रश्न पर निर्णय लेने में समर्थ हो सके कि साक्षी से जो प्रश्न किया गया है उसकी विश्वसनीयता को धक्का पहुंचाने के लिए कैसे उसके चील को दोष लगाकर उसका उत्तर देने के लिए उसे साक्षी को कब कब विवश करना चाहिए, इस प्रश्न के समाधान हेतु न्यायालय का मार्गदर्शन करने के लिए अगर कानून में ही कुछ लिखा जाए तो यह ज्यादा उचित होगा। क्यों हम प्रक्रिया बनाते काहे के लिए? किसी भी काम को करने की जो प्रक्रिया होती है वो तो इसीलिए होती है कि काम को ठीक से किया जा सके, तो विचारों में ठीक से चले। इसी के लिए तो भारतीय साक्ष्य अधिनियम भी बनाया गया। तो न्यायालय के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत उन दशाओं में है जब प्रतिपरीक्षा के दौरान साक्षी के शील को धक्का लगाकर उसकी विश्वसनीयता को नुकसान पहुंचाने के लिए न्यायालय की नजर में उससे सवाल किया जाए, तो उन दशाओं में न्यायालय के मार्गदर्शन के लिए धारा 151 में का, खा और गा, ठीक है, और घा, इन 4 उपखंडों में उन दशाओं का, उन मार्गदर्शक सिद्धांतों का वर्णन किया गया है जो न्यायालय के लिए उस दशा में एक मार्गदर्शक सिद्धांत ये, ठीक है, निर्धारित और निश्चित करेंगे। तो अब देखें, कहता है कि अपने विवेक का प्रयोग करने में न्यायालय निम्नलिखित विचारों को ध्यान में रखेगा, अर्थात यानी न्यायालय जब इस प्रश्न का निर्णय करने लगे कि साक्षी को उत्तर देने के लिए हम विवश करें या न करें, सचेत करें या न करें, तो उसे निम्नलिखित सिद्धांतों का ध्यान रखना चाहिए। पहला क्या कहता, ऐसे प्रश्न उचित हैं और जो उचित हैं उन्हें पूछने की, ठीक है, अनुज्ञा आपको देनी चाहिए, अर्थात उनका उत्तर देने के लिए साक्षी को आपको विवश ये करना चाहिए, क्योंकि वो तो प्रश्न उचित हैं। कहता ऐसे प्रश्न उचित हैं यदि वे ऐसी प्रकृति के हैं कि उनके द्वारा प्रवहन की अंग्रेजी क्या होती है, ट्रांसपोर्टेशन। ऐसे प्रश्न उचित हैं यदि वे ऐसी प्रकृति के हैं कि उनके द्वारा प्रवहन किए गए लांछन की सत्यता उस विषय में जिसका वह साक्षी परिसाक्ष्य देता है, साक्षी की विश्वसनीयता के बारे में न्यायालय की राय पर गंभीर प्रभाव डालेंगे। ठीक है, ऐसे प्रश्न उचित हैं, ठीक है, जिनके उत्तर में जो जानकारी आएगी, ठीक है, क्योंकि परिसाक्ष्य आप कैसे देंगे, प्रश्न उत्तर के माध्यम से आपसे प्रश्न किया जाएगा, उसके उत्तर में आप जो जानकारी देंगे वही साक्ष्य होगी। तो ऐसे प्रश्न उचित हैं। अगर साक्षी से जो परिसाक्ष्य देने आया है उससे किए जाने पर वे ऐसी जानकारी देंगे जिनका उस विषय के संबंध में, जिस विषय पर वो परिसाक्ष्य देने आया है, उस विषय के संबंध में न्यायालय की राय पर गंभीर प्रभाव पड़ेगा। एक व्यक्ति आया, कत्ल के मुकदमे में उसे साक्ष्य देना है, वो कहता है कि हम विवादित तथ्यों के घटित होने के समय घटना स्थल वहां उपस्थित थे, हम विवादित तथ्यों के अस्तित्व में आने के चक्षुदर्शी आई विटनेस ये हैं। आप उससे प्रश्न कर रहा हो उसकी विश्वसनीयता को धक्का लगाने के लिए कि देखो तुम अभियुक्तों के साथ घटना स्थल पर आए थे उसे मारने के लिए, यानी जो मृतक है उसको मारने के लिए तुम भी घटना स्थल पर अभियुक्तों के साथ आए थे, लेकिन मृतक को मारने से पहले एक अभियुक्त ने तुम्हारे तमाचा जड़ दिया और तुम मौके से भाग गए थे। ठीक है ना, बोलो ये बात सच है ये? ठीक है, अब इसके द्वारा लांछन लगाया जा रहा है किस पर, साक्षी पर, कि तुम भी हत्यारे होने के लिए घटना स्थल पर आए थे।
ठीक है, लेकिन आपको मालूम है अपराध की तैयारी ये अपने में अपराध नहीं है, अपराध का प्रयत्न ये अपराध है। घटना घटित होना शुरू होती उससे पहले ही एक अभियुक्त ने तुम्हारे तमाचा जड़ दिया, ये तुम्हारा अभियुक्तों से झगड़ा हो गया और तुम वहां से चले गए, तो अपराधी तो तुम नहीं हुए भाई, अपराध प्रयत्न तो आपने किया नहीं, अबेटर आप है नहीं, उकसाया आपने है नहीं, ठीक है, षड्यंत्रकारी कुछ है नहीं, आप षड्यंत्र कोई हुआ नहीं, ठीक है, तो कुछ अपराध ये तो आपने नहीं किया, लेकिन फिर भी आप लगभग सह अपराधी हैं, लगभग, ठीक है, लगभग सह अपराधी तो हम तब कहें जब आपने घटना में भाग ले लिया हो, वो तो आपने लिया नहीं, लेकिन बस ये कहिए कि आप सह अपराधी होते होते बच गए, अगर ये सब बात ठीक है तो, ठीक है ना, तो ये बात और इसका उत्तर उस विषय के संबंध में, जिस विषय के संबंध में साक्षी साक्ष्य देने न्यायालय में आया है, उस विषय के संबंध में न्यायालय की राय पर गंभीर प्रभाव डाल देगा, ठीक है ना। इसलिए इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए साक्षी को विवश किया जाना चाहिए, यद्यपि इसका संबंध सिर्फ शील को धक्का लगाने से ही है, ठीक है, लेकिन जो उत्तर आएगा वो साक्षी की विश्वसनीयता को गंभीर चोट पहुंचाएगा, ठीक है। इसके अगर वो मान लो अपनी पत्नी को मारता है और तुम मुझसे पूछो कि देखो तुम अपनी पत्नी को रोज मारते हो, अब ये भी शील को धक्का लगाने वाली बात है, इससे भी वो एक बदतमीज आदमी ये इस्टेब्लिश होता है, लेकिन इस प्रश्न का जो उत्तर होगा वो न्यायालय की राय को उस विषय के संबंध में जिस विषय पर वो साक्ष्य देने आया है, उस विषय पर न्यायालय की राय को गंभीर रूप से प्रभावित करे, ये बिल्कुल नहीं होगा। चलो वो अपनी पत्नी को रोज मारता है, इससे वो कत्ल का साक्षी है, ये बात कहां से हल्की पड़ जाती है, ठीक है ना। तो फिर यहां पर साक्षी को उत्तर न देने के लिए न्यायालय सचेत यह भी कर सकता है कि भाई तुम्हें इस बात का जवाब देने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। ऐसा अगला कहता है ऐसे प्रश्न अनुचित यदि उनके द्वारा प्रमाण किया गया लांछन ऐसी बातों के संबंध में जो समय में इतनी अतीत है या जो इस प्रकार की है कि लांछन की सत्यता उस विषय के संबंध में जिसका वह साक्षी परिसाक्ष्य देता है, साक्षी की विश्वसनीयता के बारे में न्यायालय की राय पर या तो प्रभाव डालेंगी ही नहीं या बहुत थोड़ी मात्रा में डालेंगे। आदमी में सुधार कभी भी संभव है भाई, चोर कभी साधु बन जाएगा। एक व्यक्ति साक्षी होने के लिए न्यायालय में आया है, आपने उससे पूछा कि देखो 30 साल पहले तुम्हें चोरी के लिए सजा हुई थी, और वाकई उसे हुई थी, ठीक है। इस प्रश्न का उत्तर वो नहीं देना चाहता, तो और कत्ल और साक्षी किसका है? कत्ल का, ठीक है। तो 30 साल पहले अगर किसी को सजा हुई भी थी, ठीक है ना, यह मिथ्या साक्ष्य देने के लिए किसी का अभियोजन हो गया था या किसी की मानहानि करने के लिए किसी का अभियोजन हो गया, तो मानहानि में उसे 2 साल की सजा ये भी हो गई थी, और 2 साल सजा काटने के बाद वो दोष सिद्ध व्यक्ति के रूप में कत्ल का साक्षी होकर आया है। अब वो भी इस घटना को 30 साल बीत चुके हैं, इस बीच उसके खिलाफ अन्य कोई अपराध दर्ज ही नहीं हुआ, ये दर्ज भी हुआ तो मानहानि, गाली दे देना, ये शराब पीने में बंद हो गया, ठीक है। तो सवाल ये है कि अगर इन बातों का वो जवाब दे भी दे तो भी इन प्रश्नों के उत्तर में जो जानकारी आएगी वो उस विषय के संबंध में जिस विषय पर वो साक्ष्य देने आया है या तो न्यायालय के विचार को प्रभावित ही नहीं करेगी
ठीक है, एक सामान्य बुद्धि, न्यायालय के बारे में क्या माना जाता है? वो सामान्य बुद्धि का मनुष्य है, क्योंकि न्यायालय की राय ये सामान्य बुद्धि के मनुष्य की राय है, ये मानी जाती है। और सामान्य बुद्धि का मनुष्य, कोई भी ये कहेगा कि अरे यार इससे क्या मतलब, उसने किसी की मानहानि की या नहीं की, इससे क्या लेना देना। और वो भी 30 साल पहले, अरे वो कत्ल का साक्षी है। ठीक है, तो अगर स्थिति यह है कि प्रश्नों का जो जवाब आएगा वो साक्षी की विश्वसनीयता को न्यायालय की राय में उस विषय के संबंध में जिस पर वो साक्ष्य देने आया है प्रतिकूल रूप में प्रभावित करेगा ही नहीं, या करेगा तो बहुत कम। तो फिर ऐसे प्रश्न अनजस्टिफाइड हैं, अनुचित हैं, और इनका उत्तर देने के लिए साक्षी को विवश न करने का निर्णय भी न्यायालय ले सकता है, या यह निर्णय भी ले सकता है कि हम सचेत कर देंगे कि यू आर नॉट बाउंड टू आंसर दीज क्वेश्चन। ठीक है ना, तो यह भी हो जाएगा। ठीक, फिर कहता है ऐसा प्रश्न अनुचित यदि साक्षी के शील के विरुद्ध किए गए लांछन के महत्व और उसके साक्ष्य के महत्व के बीच भारी अनुपात, यानी वो पार्लियामेंट कांड का साक्षी है, पार्लियामेंट कांड का साक्षी है। ठीक है, पार्लियामेंट पे जो आतंकवादियों ने हमला किया, जिसमें सबको फांसी हुई, अफजल गुरु को, उसका वो साक्षी है। और तुम बता रहे हो कि देखो तुम रिश्वत लेने में 4 बार बंद हो चुके हो। तो जो जिस विषय पर वो साक्ष्य देने आया है और जो उसकी विश्वसनीयता को तुम धक्का लगा रहे हो, दोनों के बीच भारी अनुपात है। वो बहुत महत्वपूर्ण मामला है। रिश्वती भी देश पर होने वाले आक्रमण के संबंध में, ठीक है, उठ खड़ा हो सकता है, वो रिश्वती हो सकता है। बहुत सारे लोग ये रिश्वत लेते हैं, लेकिन वे सब देशद्रोही हैं, ये नहीं कहा जा सकता। ठीक है ना। और पार्लियामेंट पे हमला, ये तो भारत पर हमला है। ठीक है, आप जो डंडा पीठ पर मार दिया जाए तो उतने उत्तेजित नहीं होते हैं जितना सिर पर जूता मारा जाए तो उत्तेजित होंगे। ठीक है, क्योंकि सिर पर जूता मारने से आपके अस्तित्व को नकारा गया है, वो निगेशन है आपके एग्जिस्टेंस का, इसलिए आप ज्यादा नाराज होते हैं। आपको पीटा भी ना जाए, मुंह पर थूक दिया जाए, ठीक है ना। लोग कहते तुम्हारे मुंह पर थूक देंगे, तो भाई थूक देंगे तो क्या हो जाएगा, थोड़ा गर्मी गर्म तो लगेगा, बाकी क्या हो जाएगा भाई, और क्या हो जाएगा अब ये बताओ, चोट भी तो नहीं लगेगी। लेकिन कोई किसी के मुंह पर थूक दे तो हो सकता है कत्ल हो जाए, क्योंकि ये उसके एग्जिस्टेंस का निगेशन है। ऐसे पार्लियामेंट पर हमला, ये भारत पर हमला है, क्योंकि पार्लियामेंट में बैठे लोगों का अगर कत्ल करना है तो वो तो सड़क पे मिलेंगे भाई। अगर पार्लियामेंट पे हमला सांसदों को मारने के लिए करना था तो वो तो सब मिलते हैं सड़क पे। इस देश के 2 प्रधानमंत्रियों की हत्या पार्लियामेंट के बाहर हुई है, तो अगर प्राइम मिनिस्टर को मारना था तो वो भी बाहर मिलते हैं। हमारा तो छोड़ो, अमेरिका जैसे देश के 2-3 राष्ट्रपति ये मारे जा चुके हैं। ठीक है, जो बहुत उत्तम कोट के सुरक्षा कवर में ये रहते हैं। तो अगर किसी को, ठीक है, पार्लियामेंट में जो बैठे लोग हैं उन्हें मारना लक्ष्य था तो वो तो कहीं भी मिल जाते हैं, लेकिन ना भारत को चुनौती देना यह लक्ष्य था। जैसे आपको चुनौती देना जब यह लक्ष्य होगा तो मुंह पर थूका जाएगा। अगर आपको पीटना लक्ष्य होगा तो फिर डंडे लाठी इससे मारा जाएगा।
ठीक है ना। तो देखा जाएगा कि आपने एग्जिस्टेंस को चुनौती दी और उसका वो साक्षी है, आपने भारत को चुनौती दी है और भारत को चुनौती देने के तथ्य का वो साक्षी है, और तुम बता रहे हो उसने 5 बार रिश्वत ली थी। तो आप जो उसकी विश्वसनीयता को धक्का लगा रहे हो और उसके संबंध में जो साक्ष्य दे रहे हो अपने प्रश्न के उत्तर के माध्यम से, उसमें और जिस तथ्य का वो साक्षी है उसके बीच इंपॉर्टेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखे तो कोई रेशियो है ही नहीं, ये कहना ज्यादा उचित ये होगा। तो फिर ऐसा प्रश्न अनुचित है, नहीं पूछने दिया जाएगा आपको, या अगर आप पूछ ही लोगे तो वहां कोई लठैत तो नियुक्त नहीं है कि आप जो नहीं कर सकते वो आपने कर दिया तो लाठी ये चलने लगे न्यायालय, ऐसा तो होगा नहीं। लेकिन फिर सीधी सी बात है, रोक दिया जाएगा और ये कहा जाएगा कि साक्षी को उत्तर देने की कोई जरूरत नहीं है, ऐसा चेतावनी, ठीक है, ये भी साक्षी को दी जा सकती है और वो उत्तर देगा ही नहीं और उसे विवश हम करेंगे नहीं, ठीक है ना। फिर कहता है न्यायालय यदि वह ठीक समझे तो साक्षी के उत्तर देने से इनकार करने पर यह अनुमान लगा सकेगा कि उत्तर यदि दिया जाता तो प्रतिकूल होता, यानी विवश नहीं कर रहा, वो विवश नहीं कर रहा, ठीक है, क्योंकि विवश करने लायक स्थिति नहीं है। लेकिन फिर भी उसे लगता है कि साक्षी को अपनी इच्छा से कम इस बात का जवाब दे देने में क्या बुराई है। भाई हमने तुमसे कुछ पूछा तो आपको क्या दिक्कत हो रही है, ठीक है। जैसे उन्होंने कहा कि हम अमुक सरकारी विभाग की जांच करना चाहते हैं, तो अगर आप गलत नहीं हैं और आप सरकारी विभाग के प्रमुख हैं तो आपको क्या दिक्कत है, खूब करो जांच में, क्या फर्क पड़ता है। यद्यपि ठीक है कि जांचकर्ता आपको विवश नहीं कर सकता जांच करवाने को, लेकिन आप अपना ऑब्जेक्शन तो बताओ, आपका निगेशन ये कहां तक उचित है, ठीक है, ठीक है, प्रश्न अनुचित है, हम विवश नहीं करेंगे। न्यायालय यह निर्णय कर रहा है कि चूंकि प्रश्न उचित अनुचित है इसलिए हम विवश नहीं करेंगे। लेकिन प्रश्न ऐसा है कि कोई भी रीजनेबल आदमी, ठीक है, उसका उत्तर दे ही देगा। कई बार होता है कि आप मना करते हैं कि इनकी बात का जवाब मत देना, और फिर भी आदमी कहता अरे कोई बात नहीं, पूछने दो इन्हें, क्या पूछेंगे, लाओ हम बता देते हैं, आप पूछो, चलो चलो पूछो। तो आखिर दिक्कत क्या है। यदि ठीक चलो प्रतिपक्षी नहीं पूछ सकता, मान लिया, लेकिन आप अपनी समस्या तो बताओ। हम सचेत भी नहीं कर रहे आपको, क्योंकि आपकी इच्छा चाहो तो दो और चाहो तो मत दो, लेकिन आप क्यों नहीं दे रहे हैं। अगर कोई गड़बड़ नहीं है तो क्यों नहीं दे रहे। भाई आदमी की एक एक स्थिति यह भी तो होती है कि वो खुद को ठीक साबित करता है, हर आदमी की इच्छा है, इवन गलत लोगों की भी ये इच्छा है कि लोग उन्हें ठीक माने। इसलिए चोर से भी पूछो चोरी क्यों की, तो वो इसलिए ये नहीं कहता कि साहब बीड़ी पीनी थी इसलिए की, यानी सुविधाओं पर खर्च करना था इसलिए पी, नहीं, सुविधाओं पर खर्च करना था इसलिए चोरी की, ये चोर भी नहीं कहता। चोर भी आपको 4 जरूरतें बताता है ऐसी जिसमें आप भी एक बार को ये मान जाए कि चोरी करना ही विकल्प ये था। तो आखिर इस साक्षी को खुद को जस्टिफाइड आदमी दिखाने में अरुचि क्यों है। अगर इससे कुछ पूछा गया तो इसे बताने में दिक्कत क्या है, ठीक है ना।
और यदि कोई दिक्कत नहीं तो फिर इसने उत्तर क्यों नहीं दिया? तो चौथा जो खंड है घा, ये मामले को कंप्लीट कर देता है और न्यायालय को ताकत दे देता है कि उन दशाओं में जबकि साक्षी को विवश नहीं किया जा सकता था और न साक्षी ने को विवश किया, उन दशाओं में भी साक्षी ने उत्तर नहीं दिया। इस बात को न्यायालय विचार में ले सकता है मामले को निर्णीत करते समय और उस साक्षी की विश्वसनीयता पर विचार करते समय। तो अब देखें कि पुराने एविडेंस एक्ट में धारा 148 और नए में ये 151 है। ये कंप्लीट कोड साक्षी की क्रेडिबिलिटी और रिलायबिलिटी के संबंध में, ठीक है, ये तय कर रही है। अब देखें 152, ठीक है, कहता है ये पुरानी एविडेंस एक्ट में 149 है, कहता है युक्त आधारों के बिना प्रश्न न पूछा जाएगा। यानी आप वे प्रश्न जो प्रतिपरीक्षा में पूछना विधिपूर्ण है, ठीक है, प्रतिपरीक्षा में कौन सा प्रश्न पूछना विधिपूर्ण है? जिनकी प्रवृत्ति ये पता लगाने की कि जो साक्ष्य देने आया है वो कौन है और जीवन में उसकी स्थिति क्या है, ठीक है ना। और प्रतिपरीक्षा में सूचक प्रश्न ये भी पूछे जा सकते हैं, यद्यपि प्रतिपरीक्षा सूचक प्रश्नों के माध्यम से ही होगी ये नहीं है। और आपको जब सूचक प्रश्नों के संबंध में हम लोगों ने बातचीत की थी तो ये बात कही भी गई, लेकिन फिर भी एक बात तो है ही है कि क्रॉस एग्जामिनेशन में सूचक प्रश्न पूछे जा सकते हैं। अब सवाल यह है कि युक्त आधारों के बिना अगर आप किसी से सवाल कर रहे हो तो और इसकी अनुमति आपको दे दी जाए, अच्छा सवाल आप लीडिंग क्वेश्चन के माध्यम से ये भी पूछ सकते हो कि तुम चोर हो बताओ, लफंगे हो ये बताओ, और ये कि तुम कौन हो ये भी पूछा जा सकता है, ठीक है। तो चूंकि लीडिंग क्वेश्चंस इनके माध्यम से क्रॉस एग्जामिनेशन ये भी हो सकता है, इसलिए एक सीमा, एक मर्यादा ये रखी गई कि युक्त आधार जब तक आपके पास न हो, क्रॉस एग्जामिनेशन में जिन प्रश्नों को पूछना विधिपूर्ण है उन प्रश्नों को पूछने का जब तक युक्त रीजनेबल ग्राउंड ये आपके पास न हो तब तक आप साक्षी से उन सवालों को नहीं पूछेंगे जिन्हें प्रतिपरीक्षा में पूछना विधिपूर्ण है और जो साक्षी के मन को खराब लगने वाले हैं। ये प्रश्न आप कर सकते हैं, लेकिन यू मस्ट हैव द रीजनेबल ग्राउंड। रीजनेबल ग्राउंड क्या हो सकता है? आपने साक्षी से पूछा क्या करते हो, उन्होंने कहा कुछ नहीं। आपने पूछा खाना कहां से खाते हो, है, ठीक है, कपड़े ये कहां से पहने हो, मोबाइल लिए हो, इसका रिचार्ज कैसे होता है, हर पे है। अब आप पूछ सकते हो कि चोर हो। जब आप कोई जीविका का साधन ये बता नहीं रहे हैं और बढ़िया कपड़े पहने खड़े हो, मोबाइल भी एंड्रॉयड आपके हाथ में है, तो आखिर ये आया कैसे? अब एक युक्ति संगत ग्राउंड पैदा हो गया कि हम लीडिंग क्वेश्चन के माध्यम से पूछ लें कि क्या डकैत हो, क्या चोर हो, लेकिन हम सीधे ये नहीं पूछेंगे कि क्या चोर हो। अरे भाई चोर काहे होगा, ठीक है ना। तो हाँ, मेरे मुवक्किल ने मेरे कान में बताया कि चोर है ये, ठीक है। अब हम पूछ लेंगे युक्त आधारों के बिना, ठीक है, प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे। तो यू मस्ट हैव द रीजनेबल ग्राउंड। आपके मुवक्किल ने बताया रास्ता चलता कोई आदमी आया जिसे तुम नहीं जानते थे,
चना जोर गरम बेच रहा था, उसने तुम्हारे कान में कह दिया ये चोर है, और तुमने पूछ लिया, अब फिर नहीं है युक्त आधार। ये चना जोर गरम बेचने वाला ये कैसे जानता है उसके बारे में? ठीक है, तो एक सीधी बात कि प्रश्न बिना युक्त आधारों के नहीं पूछा जाएगा, ये कह रहा है। कहता कोई भी ऐसा प्रश्न जैसा कि धारा 151 में निर्दिष्ट है, यानी 149 नहीं, यानी परिधि को थोड़ा सीमित किया, यानी साक्षी की विश्वसनीयता को धक्का लगाने के लिए जो प्रश्न आप पूछ रहे हो, यानी साक्षी के शील को, ठीक है, चोट लगाकर, साक्षी के शील पर लांछन लगाकर उसकी विश्वसनीयता प्रभावित करने के लिए जो प्रश्न आप पूछना चाहते हो, 151 में वही प्रश्न तो पूछे जाएंगे। वो आप तब तक नहीं पूछोगे जब तक कि पूछने वाले व्यक्ति के पास ये सोचने के लिए युक्त आधार न हो कि वह लांछन जिसका उससे यानी प्रश्न से प्रमाण यानी ट्रांसपोर्टेशन होता है सुआधारित है। जब तक आपके पास ये सोचने का आधार नहीं है कि वॉट एवर, ठीक है, इंप्यूटेशन यू वांट टू ट्रांसपोर्ट बाय योर क्वेश्चन, ठीक है, वो लांछन सुआधारित है, ये सोचने का जब तक आपके पास युक्ति संगत आधार नहीं है तब तक आपको लांछन लगाने वाला सवाल नहीं पूछना चाहिए। और पूछेंगे तो फिर आप मानहानि के दोषी ये भी हो सकते हैं, क्योंकि विधि अनुसार अगर आप क्रॉस एग्जामिनेशन कर रहे हैं और अपने अधिकारों का प्रयोग कर रहे हैं तो मामला मानहानि के अपवादों में आ जाएगा और आप मानहानि के दोषी नहीं होंगे। लेकिन अगर आप विधि द्वारा दिए गए अधिकार की सीमा से आगे जाएंगे तब तो आप अपराध या अपकृत्य दोनों में से किसी के भी दोषी ये तो हो ही जाएंगे। और कानून आपको हक दे रहा है कि साक्षी के शील पर लांछन लगाकर उसकी विश्वसनीयता को धक्का या पहुंचा सकते हैं। लेकिन लांछन लगाने के लिए युक्ति संगत आधार ये आपके पास होने चाहिए, ये नहीं है तो फिर आप लांछन नहीं लगाएंगे। किन किन दशाओं में युक्ति संगत आधार आपके पास माने जा सकते हैं उन दशाओं के संबंध में दृष्टांतों में बताया गया है। ये दृष्टांत लिखे हैं और एक नहीं 70 बार आपसे कहा जा चुका है कि दृष्टांत उपबंध के बराबर महत्व का है। जितना प्रोविजन महत्व का है उतना ही दृष्टांत महत्व का है, क्योंकि दोनों एक ही सोर्स से आए हैं। दोनों को किसने अधिनियमित किया? लेजिस्लेचर ने। ठीक है ना। हमने आपसे एक बार और कहा था कि दो सगे भाइयों में हैसियत के पॉइंट ऑफ व्यू से न कोई कम महत्व का हो सकता है और ना ज्यादा। पैतृक संपत्ति के संबंध में यदि उनकी हैसियत का आकलन किया जाए तो समान है, कारण वे एक सोर्स से आते हैं। तो सैद्धांतिक रूप से यही ठीक है कि दृष्टांत और उपबंध क्योंकि एक ही स्रोत लेजिस्लेचर से आते हैं इसलिए दोनों समान महत्व के हैं। और दृष्टांत आपको यह बताता है कि कौन सी सिचुएशन होगी जिसमें उपबंध द्वारा दिया गया विधि का नियम यह लागू होगा। दृष्टांत सिचुएशन का जिक्र करता है और उपबंध उस विधि के नियम का जिसे दृष्टांत में बताई गई स्थिति में लागू होना है। आप लोग दृष्टांत का ऐसे उपयोग करते हैं मानो वो उदाहरण हो, वो उदाहरण नहीं है, वो अधिनियम का भाग है और उसका उपयोग निर्वचन के लिए किया जाता है
किसके सेक्शन के इंटरप्रिटेशन के लिए। तो आप देखें, कहता किसी अधिवक्ता को दूसरे अधिवक्ता द्वारा अनुदेश दिया गया है कि एक महत्वपूर्ण साक्षी डकैत है, उस साक्षी से यह पूछने के लिए कि क्या वह डकैत है, यह युक्त आधार है। ठीक है, क्योंकि एक एडवोकेट ने दूसरे एडवोकेट को इंस्ट्रक्ट किया है, तो एडवोकेट एक विश्वसनीय आदमी है। अब जिसने गलत इंस्ट्रक्ट किया है दोषी वो हो सकता है, लेकिन जिसने पूछा है वो निर्दोष ही माना जाना चाहिए। यह एक युक्तिसंगत आधार है। अब यहां एडवोकेट यहीं तक सीमित नहीं रहेगा मामला। इसका मतलब यह हुआ एक ऐसा व्यक्ति जो समाज में एक गुड रेपुटेशन का आदमी है, क्योंकि एडवोकेट के बारे में यह माना जाएगा कि वो एक अच्छे शील का व्यक्ति है, तो इसका इंटरप्रिटेशन ऐसे होगा कि अगर एक अच्छे शील का आदमी किसी अधिवक्ता को यह बताता है कि एक महत्वपूर्ण साक्षी डकैत, तो फिर यह उसके लिए रीजनेबल ग्राउंड होगा कि वो उस साक्षी से पूछे कि क्या वो डकैत है। किसी अधिवक्ता को न्यायालय में किसी व्यक्ति द्वारा जानकारी दी जाती है कि एक महत्वपूर्ण साक्षी डकैत है। जानकारी देने वाला अधिवक्ता द्वारा प्रश्न किए जाने पर अपने कथन के लिए समाधानप्रद कारण बताता है। उस साक्षी से यह पूछने के लिए क्या वह डकैत है, यह युक्तियुक्त आधार है। ठीक है, आदमी पहले से परिचित नहीं है अधिवक्ता से, लेकिन वो ये बता रहा है कि डकैत है। हम पूछते तुम्हें कैसे मालूम? वो कहता हम इनके पड़ोस में रहते हैं। ठीक है, और 4 बार पुलिस इनके घर आ चुकी। अब ठीक है, भले ही नहीं रहता है, वो झूठ बोल रहा है, लेकिन हमारे पूछने पर मेरे समाधान के लिए वो एक उचित जानकारी ये दे रहा है। तो अगर हम पूछ रहे हैं उसका कहने पर कि क्या तुम डकैत हो साक्षी से, तो ये मेरे लिए तो रीजनेबल ग्राउंड है। वो अगर झूठ बोल रहा है तो उसने मानहानि मेरे माध्यम से ये कर दी है, लेकिन कम से कम मेरा ये कुछ बुरा नहीं हो सकता, क्योंकि मेरे पास युक्तिसंगत आधार है अपनी बात कहने का। तीसरा कहता है किसी साक्षी से जिसके बारे में कुछ भी ज्ञात नहीं, ठीक है, यह पूछा जाता है, ठीक है, अ विटनेस ऑफ whom nothing whatever is known is asked at random whether he is a डकैत। There are here no reasonable ground for the question। साक्षी खड़ा है, ठीक है, बिना किसी कारण के, ठीक है, आपको साक्षी के बारे में कुछ नहीं मालूम, तो ये कोई बात तो नहीं हुई। आपको दुनिया में बहुत सारे लोगों के बारे में कुछ नहीं मालूम, तो वो सब डकैत है। क्या डकैत की डेफिनेशन ये है कि जिसके बारे में आपको कुछ भी ज्ञात नहीं है वो डकैत है? ये है क्या डेफिनेशन? ये तो नहीं है। और यही दृष्टांत आपको प्री में रखा मिलता है, यही दृष्टांत आता है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही है कि एक साक्षी जिसके बारे में कुछ भी ज्ञात नहीं है, अरे कुछ भी ज्ञात नहीं तो तुम प्रश्न करो ना कि जीवन में उसकी स्थिति क्या है, ठीक है, ये वो बताए, ऐसे प्रश्न करो, न दे जवाब तब पूछो। लेकिन ये कौन सी बात हुई कि आपको उसके बारे में कुछ नहीं मालूम और आप उससे अटकल पच्चू पूछ रहे हो कि क्या वो डकैत है? ये तो कोई बात ही नहीं है। ठीक है, तो ये युक्ति संगत कारण नहीं माना है। ठीक है, फिर कहता कोई साक्षी जिसके बारे में कुछ भी ज्ञात नहीं है अपने जीवन के ढंग और जीविका के साधनों के बारे में पूछने पर ठीक है,
असमाधानप्रद उत्तर देता है। उससे यह पूछने का कि क्या वह डकैत है, यह युक्त आधार हो सकता है। बढ़िया पैंट शर्ट पहने खड़े हो 5,000 रुपए की, हम पूछ रहे हैं करते क्या हो, तो है कर रहा। अब यह पूछने का युक्ति संगत आधार है कि क्या डकैती डालते हो। ठीक है, तो कब शील को धक्का लगाने वाले प्रश्न किए जाएं, कब न किए जाएं, ये सारी चीज यहां बताई। फिर कहता है 153, युक्त आधारों के बिना प्रश्न पूछे जाने की अवस्था में न्यायालय की प्रक्रिया। अब वही बात है, लाठी तो चल नहीं रही कोर्ट में, वहां तो जो नहीं होना है अगर आप करोगे तो आपके विरुद्ध कार्रवाई, इसी का प्रावधान है। भाई आपके खिलाफ वहां और तो कुछ हो ही नहीं सकता, तो आपसे मना किया कि युक्त आधारों के बिना प्रश्न मत करिए। आप मान ही नहीं रहे, ठीक है, प्रश्न अनुचित है, मान लिया। साक्षी को उत्तर न देने के लिए न्यायालय ने कह दिया, उसने उत्तर भी नहीं दिया, यह भी ठीक है। लेकिन आपकी उच्च श्रृंखलता, आपकी बदतमीजी, ये तो जाहिर हुई। भाई जब आपको मना किया गया कि विदाउट रीजनेबल ग्राउंड आप मत पूछिए, तो आप क्यों पूछ रहे? भाई आप तो अपनी स्थिति का स्पष्टीकरण ये दें। जब आपको रोका गया तो आप क्यों नहीं रुक रहे? आप कानून से ऊपर ये तो नहीं है, कानून का पालन ये तो सबको करना पड़ेगा। और अगर एज ए एडवोकेट क्रॉस एग्जामिनेशन का हक ये इंडियन एविडेंस एक्ट से आपको मिला, तो वही इंडियन एविडेंस एक्ट आपको रोक भी रहा है कि आप ये नहीं पूछेंगे। तो आप शक्ति प्रदाता जो उपबंध हैं उन्हें तो मानने के लिए तैयार हैं, और जो उपबंध आपकी शक्ति पर निर्बंधन ये लगा रहे हैं कि आप ये नहीं पूछेंगे, और पूछेंगे तो विदाउट रीजनेबल ग्राउंड, ये तो कतई नहीं पूछेंगे। तो आपकी शक्ति को निर्बंधित करने वाले इन उपबंधों का पालन ये आप क्यों नहीं करेंगे? भाई ये भी तो करना पड़ेगा। हमने कई बार आपसे कहा कि मीठा मीठा गप और कड़ुआ कड़ुआ थू ये नहीं हो सकता। अगर एक्ट शक्ति प्रदाता उपबंध आपके पक्ष में निर्मित कर रहा कि प्रतिपक्षी प्रतिपरीक्षा में ऐसे प्रश्न भी पूछ सकता है जिनका संबंध विवाद्य को सुसंगत तथ्यों से नहीं है, बल्कि साक्षी की विश्वसनीयता की परख जिन प्रश्नों को पूछे जाने का औचित्य है, और वो प्रश्न साक्षी के लिए संतापकारी ये ना हो, ये भी नहीं है। उसके मन को तो खराब कर ही रहे थे सवाल, और फिर भी आपको पूछने की इजाजत ये मिली है। तो आप जब आपकी शक्ति को प्रतिबंधित किया जा रहा है और यह कहा जा रहा कि विदाउट एनी रीजनेबल ग्राउंड आप ये सवाल मत पूछिए, यह भी नहीं कहा जा रहा कि मत पूछिए, यह कहा जा रहा कि विदाउट रीजनेबल ग्राउंड मत पूछिए, तो फिर आप रुकेंगे क्यों नहीं? और अगर नहीं रुकेंगे तो आपके खिलाफ कार्यवाही न की जाए, इसका कोई आधार, इसका आधार क्यों हो? फिर तो आपके खिलाफ कार्यवाही होनी चाहिए।
आपके खिलाफ, यानी उस अधिवक्ता के विरुद्ध जो प्रतिपरीक्षा कर रहा है और विदाउट रीजनेबल ग्राउंड, ठीक है, साक्षी से उपजे प्रश्न कर रहा है जिन्हें बिना युक्ति संगत आधार उसे नहीं पूछना चाहिए, तो उस कार्रवाई के लिए आधार के तौर पर प्रयोग होने के लिए यह सेक्शन अगला, ठीक है, जो 153 है और जो पुराने भारतीय साक्ष्य अधिनियम में 150 है, यह निर्मित हुआ है। और यह क्या कहता है? कहता है यदि न्यायालय की यह राय हो कि ऐसा कोई प्रश्न युक्तियुक्त आधारों के बिना यह पूछा गया था। अब देखिए, यहां भी न्यायालय लिखा है, विचारण न्यायालय नहीं लिखा है। यानी विचारण न्यायालय की राय भले ही हो कि प्रश्न युक्तियुक्त आधारों के बिना पूछा गया था और विचारण न्यायालय वो कार्रवाई करने पर डट जाए जिसे करने का अधिकार युक्तियुक्त, ठीक है, आधार के बिना प्रश्न पूछे जाने की दशा में, ठीक है, न्यायालय को दिया गया है जो कार्रवाई करने का अधिकार, लेकिन वो कार्रवाई हो ही नहीं जाएगी क्योंकि आपकी यह राय है कि यह प्रश्न बिना युक्तियुक्त आधार के पूछा गया था। जरूरी तो नहीं आप ठीक ही होंगे। उच्च न्यायालय पा रहा है कि नहीं युक्तियुक्त आधार था, सुप्रीम कोर्ट ये पा रहा है कि नहीं युक्तियुक्त आधार था, ठीक है, उस ढंग के प्रश्न पूछे जाने के लिए। तो अगर यहां विचारण न्यायालय लिख देंगे तो सुप्रीम कोर्ट पा भी ले तो भी कुछ नहीं हो सकता, ठीक है ना। इसलिए शब्द न्यायालय का प्रयोग, न्यायालय प्रयुक्त हुआ, यानी विचारण न्यायालय से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक यह डिसाइड होगा कि क्या प्रश्न वाकई युक्तियुक्त आधार के बिना पूछा गया था, और यदि हां, ठीक है, तो कहता है यदि न्यायालय की यह राय हो कि ऐसा कोई प्रश्न युक्तियुक्त आधारों के बिना पूछा गया था, ऐसा कैसा, ऊपर जैसा बताया गया। ऊपर कैसा बताया गया? वो प्रश्न जिसकी प्रवृत्ति साक्षी के शील को लांछन लगाकर उसकी विश्वसनीयता न्यायालय की नजर में संदिग्ध बनाने की है, वो प्रश्न, ठीक है। अगर न्यायालय की राय यह है कि ऐसा प्रश्न युक्तियुक्त आधारों के बिना यह पूछा गया था, तो यदि वह किसी अधिवक्ता द्वारा पूछा गया था, क्योंकि अभियुक्त को स्वयं अपना बचाव करने का हक है, हो सकता है वो खुद अपना बचाव कर रहा हो, लेकिन दो ही लोगों को बचाव करने का हक है, या तो अभियुक्त स्वयं और या अधिवक्ता, तीसरा कोई नहीं, ठीक है। तो कहता है यदि वह किसी अधिवक्ता द्वारा पूछा गया था, क्योंकि वही बात है, अभियुक्त एक ऐसा व्यक्ति है जिसके प्रति करुणा और संवेदना, इसकी दृष्टि रखी जानी चाहिए, क्योंकि उसके ऊपर तो आरोप ही है, तो अगर उससे कोई गलती हो भी गई तो इग्नोर की जा सकती है। लेकिन अधिवक्ता, आप तो इम्पार्शियल आदमी हो, आप तो आरोप का सामना नहीं कर रहे थे और आप तो कानून के जानकार भी थे, तो आपने ये गलती क्यों की? इसलिए लिखा है यदि वह किसी अधिवक्ता द्वारा पूछा गया था, तो इसका मतलब अधिवक्ता के अलावा किसी के द्वारा पूछा गया था, तो सेक्शन 153 कोई कार्रवाई न करने की बात विवक्षित रूप से कह रहा है कि तब कोई कार्रवाई नहीं होगी। यदि अधिवक्ता से अन्यथा, ठीक है, किसी ने पूछा, अधिवक्ता से अन्यथा पूछ कौन सकता है? अभियुक्त स्वयं, इसके अलावा पूछ ही नहीं पाएगा, ठीक है। तो कहते हैं यदि वह किसी अधिवक्ता द्वारा पूछा गया था, तो मामले की परिस्थितियों की उच्च न्यायालय को या अन्य प्राधिकारी को जिसके अधिवक्ता अपनी वृत्ति के प्रयोग के अधीन है रिपोर्ट कर सकेगा। उच्च न्यायालय या, ठीक है, उस प्राधिकारी को, यह शब्द आया और यह भी प्री में खूब पूछा जाता है। एक विकल्प बनता है उच्च न्यायालय,
एक विकल्प बनता है अन्य प्राधिकारी, जिसके वह अपनी वृत्ति के संबंध में अधीन है, और एक में लिखा जाता है उच्च न्यायालय या ऐसा प्राधिकारी, और आप या तो उच्च न्यायालय लगाते हैं या अन्य प्राधिकारी, दोनों गलत हो जाते हैं, क्योंकि दोनों में से किसी को भी, और एक अधिवक्ता अपनी वृत्ति के लिए, अपने प्रोफेशन के लिए जिस प्राधिकारी के अधीन है, वो प्राधिकारी कौन है? बार काउंसिल ऑफ इंडिया, ठीक है ना। तो या तो अन्य प्राधिकारी को जिसके वह अपनी वृत्ति के लिए अधीन है, या तो उसे, और या उच्च न्यायालय को जिसके अधिवक्ता अपनी वृत्ति के प्रयोग के अधीन है, रिपोर्ट कर सकेगा। न्यायालय खुद कोई कार्रवाई नहीं करेगा, ये नहीं कहेंगे आप निकल जाइए कोर्ट से, क्योंकि ये आपके, ठीक है, खानदान का न्यायालय नहीं है कि आप निकल जाइए कोर्ट से। क्यों निकल जाए? ये आपका है, कानून का न्यायालय, ठीक है। एक बार हमने अखबार में पढ़ा था, हिंदुस्तान के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, उन्होंने ये कहा था कि सरकार के रवैये को देखते हुए सभी न्यायालयों पर ताले लगा दिए जाने चाहिए। तो अगले ही दिन अखबार में दूसरे मुख्य न्यायाधीश ने प्रश्न किया था कि क्या यह मुख्य न्यायाधीश के अधिकार क्षेत्र की बात है कि वे न्यायालयों पर ताले लगा सकते हैं? आप ऑफिसर होंगे न्यायालय के, न्यायालय आप नहीं हैं, न्यायालय कानून का है। इसलिए आप भी किसी को न्यायालय के बाहर नहीं कर सकते, उन दशाओं में सिर्फ कर सकते हैं जो दशाएं सीआरपीसी की धारा 327 में और सीपीसी में शायद 152 है, शायद खुला न्यायालय जहां परिभाषित किया 152 ए हो, बी हो, वहां कहीं पर है। यानी उन दशाओं में जो लिखी है उन्हीं में आप कह सकते हो कि न्यायालय के बाहर जाइए, बाकी कोई किसी से नहीं कह सकता कि न्यायालय के बाहर जाइए। तो न्यायालय खुद कोई कार्रवाई नहीं करेगा, कारण कि अगर यह सुरक्षा नहीं दी जाएगी तो फिर सम्यक बचाव यह संभव नहीं होगा, ठीक है। आप मामले की परिस्थितियों की रिपोर्ट करिए, कोई जरूरी आप ही ठीक होंगे, हो सकता है वो युक्तियुक्त आधारों पूछ रहा हो और तुम ही ना पूछने दे रहे हो, ठीक है। तो मामले की परिस्थितियों की रिपोर्ट ये आप भेजेंगे उच्च न्यायालय को या उस प्राधिकारी को जिसके, ठीक है, अधीन अधिवक्ता अपनी वृत्ति के लिए है। और अगर अधिवक्ता के अलावा किसी ने पूछा है तब तो कोई बात है ही नहीं। तो ये सेक्शन खूब पूछे जाते हैं एग्जामों में भी और सब जगह, इसलिए इसे यहीं तक रखेंगे आज, और कल हम लोग आगे बात करेंगे, देखेंगे। काजल ध्यान दिया करो तुम।